आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रकाश के बारे में। तो सबसे पहले प्रकाश की परिभाषा को समझ लेते हैं। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो सदैव सीधी रेखा में चलती है। यानी जो प्रकाश है हम लोगों का, वह एक प्रकार की ऊर्जा है, एनर्जी है। तो एनर्जी है जो हमेशा एक सीधी रेखा में चलती है। ठीक, अब प्रकाश की सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। तो प्रकाश का जो परावर्तन है, जब प्रकाश की किरणें किसी परावर्तक पृष्ठ से टकराने के पश्चात पुनः उसी मार्ग में वापस आ जाती हैं, तो इस घटना को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे कि अगर हम लोग कोई परावर्तक पृष्ठ ये ले लें और किसी भी प्रकाश की किरण को हम लोग यहाँ से ऐसे ले जाएं, तो वह पुनः उसी मार्ग में वापस आ जाती है। ठीक, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, परावर्तन। तो जो परावर्तन की घटना है, यह होती है दर्पण से। और जो हम लोगों के दर्पण है वो है दो प्रकार के। एक है समतल, दूसरा है गोलीय। और जो ये गोलीय दर्पण है, यह पुनः दो भागों में विभाजित है, जिनका नाम इस प्रकार है, अवतल और उत्तल। ठीक, तो जो गोलीय दर्पण है, पहले दर्पण के दो भाग हुए, समतल और गोलीय दर्पण। फिर गोलीय के दो भाग अवतल और उत्तल दर्पण हुए। तो गोलीय दर्पण का पहले हम लोग परिभाषा देख लेते हैं। किसी गोले का वह भाग जिसके एक तल पर कलई की जाती है। यानी कि अगर हम लोग कोई गोला ले लें, कुछ इस प्रकार से अगर हम लोग कोई गोला ले लें और उसका एक हिस्सा निकाल लें, जैसे कि ये हिस्सा, अगर हम लोग इसको इस प्रकार से ले लें, इतना भाग, और इसके किसी एक पे, यानी कि या तो हम इस पे कर सकते हैं, या फिर अगर हम लोग घर से ले रहे हैं तो हम लोग चाहें तो इस पे भी कलई कर सकते हैं। तो किसी भी एक तल पर कलई करने पर वह दर्पण के भांति व्यवहार करने लगता है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अवतल दर्पण के बारे में, फिर उसके बाद उत्तल दर्पण के बारे में। क्या होता है, वह दर्पण जिसमें प्रकाश का परावर्तन अवतल तल से हो। जैसे कि अगर हम लोग कोई एक दर्पण ले लें और उसके उभरे हुए भाग से कलई कर दें, तो वो जो अवतल तल होगा, अगर प्रकाश की किरणें उससे आएंगी तो अवतल तल से परावर्तित होंगी। तो जब प्रकाश की किरणें अवतल तल से परावर्तित हों, तो उस दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं। और जब प्रकाश की किरणें उत्तल तल से परावर्तित होती हैं, तो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। जैसे अगर हम लोग किसी दर्पण को लेके उसके जो धंसा हुआ उसका भाग है, अगर उस पर हम लोग कलई कर दें और जो परावर्तन है वो उभरे हुए भाग से हो, तो वह उत्तल दर्पण कहलाएगा। इसका प्रतिबिंब सदैव आभासी बनता है। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं कि किरणें किस प्रकार से चलेंगी, तो परावर्तन के पश्चात वो किस दिशा में जाएंगी। तो जैसे सबसे पहले अगर हम लोग कोई एक ले लेते हैं अवतल दर्पण और हो गया अवतल दर्पण, और एक मुख्य अक्ष रेखा खींच लेते हैं। फिर उसके बाद हम लोग ले लेते हैं फोकस और वक्रता केंद्र। तो अगर प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष रेखा के समांतर आ रही हैं,
तो वह सदैव परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर ही गुजरेंगी, कुछ इस प्रकार से। तो हम लोग इसका परिभाषा बनाएंगे। आने वाली समांतर किरणें अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात सदैव फोकस से होकर गुजरती हैं। और दूसरा कैसे चल सकता है प्रकाश? तो फिर एक हम लोग लेते हैं दर्पण एक तरफ। फ्रेंड्स जान जाइए कि हम लोगों को ऐसा दर्शाना आवश्यक होता है, नहीं तो वो दर्पण को गलत माना जाएगा। और फिर उसी तरह हम लोग फोकस और सी दोनों दर्शा लेते हैं। और यहाँ पे फ्रेंड्स बी होता है। और जो एफपी की दूरी है वो हमेशा सीएफ की दूरी के बराबर होगी। तो अब अगर हम लोग प्रकाश को फोकस से होकर लेकर लें, फोकस से अगर हम लोग प्रकाश को लेकर जाएंगे तो वो मुख्य अक्ष रेखा के समांतर हो जाएगी। तो इसका परिभाषा बनेगा, फोकस से होकर आने वाली किरणें अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष रेखा के समानांतर हो जाती हैं। तो अब तीसरा जो है उसमें फिर हम लोग एक अवतल दर्पण लेंगे, एक तरफ कलई कर देंगे, हो गया। और फिर एक मुख्य अक्ष रेखा खींच लेंगे एफ सी। अब जो है एक किरण ऐसा होता है जो कि सीधे पी पे, बिंदु पी पे पड़ने के बाद वो हो जाता है परावर्तित। तो ये जो कोण है ये दोनों समान होते हैं। तो इसका परिभाषा बनेगा, आने वाली किरणें जब बिंदु पी से होकर परावर्तित होती हैं तो वह जिस कोण पर आपतित होती है उसी बराबर कोण पे परावर्तित होती है। यानी कि कोण आई बराबर कोण आर, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब जो चौथा और आखिरी है वो होता है कुछ इस प्रकार से। अवतल दर्पण हम लोग ले लेते हैं, मुख्य अक्ष रेखा खींच लेते हैं एफ और सी। एफ और सी को दर्शाना अति आवश्यक होता है। और अब हम लोग अगर सी से ही प्रकाश की किरणें लेकर जाएं तो वह जाएंगी जिस मार्ग से उसी मार्ग से वापस आ जाती है। तो इसका परिभाषा करेगा, यदि प्रकाश की किरणें किसी अवतल दर्पण के वक्रता त्रिज्या से होकर अवतल दर्पण से टकराती है तो वह जिस मार्ग पे जाती है उसी मार्ग पे वापस आती है। फिर जैसे अगर ऐसे जा रही है तो फिर उसी मार्ग पे वापस आएंगी। तो ये 4 स्थितियां हैं जिनका उपयोग करके हमें प्रतिबिंब को बनाना है। तो अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना में यह 4 स्थितियां हैं जैसे प्रकाश जा सकती हैं। तो इन्हीं की सहायता से अब हम लोग प्रतिबिंब को बनाते हैं। तो अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना में जो हम लोगों का पहला जहां हम लोग वस्तु को रखने जा रहे हैं वो है अनंत। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग वस्तु को रख रहे हैं अनंत पे। तो देख लेते हैं कि वस्तु को अगर अनंत पे रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे हमें प्राप्त होगा, अवतल दर्पण के सामने। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग किसी वस्तु को यहाँ पे रख देते हैं। अब अनंत से सदैव समांतर किरण खींचते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग किरण खींच लेते हैं कुछ इस प्रकार से। ठीक, वो भी समांतर किरण। अब हम लोग क्या जानते हैं कि किसी अवतल दर्पण के सामने आने वाली समांतर किरणें उनसे परावर्तन के पश्चात फोकस से ऊपर गुजरते हैं। ठीक, तो फोकस से ऊपर गुजरते हैं और ये भी किरणें उसके प्रकार फोकस से ऊपर गुजर रही हैं। तो हम लोग दर्शाएंगे कि वो किस तरह जाते हैं। तो प्रतिच्छेद बिंदु, जहाँ पे 2 किरणें एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगी वहीं पे उसका प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो ये दोनों किरणें फोकस पर प्रतिच्छेदित करेंगी। ठीक,
फोकस बिंदु से छेदित करेंगे तो उसका जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बनेगा, सीधे मुख्य फोकस पर। तो इसका हम लोगों का हो जाएगा। तो अब हम लोग देखते हैं कि उसका परिभाषा हम लोग किस प्रकार बनाएंगे। तो परिभाषा ये है, जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर, देख सकते हैं मुख्य फोकस है बिंदु आकार का, देख सकते हैं बिंदु आकार का बना है, वास्तविक तथा उल्टा प्राप्त होता है। तो पता कैसे चलेगा वास्तविक होगा, तो जिस तरफ परावर्तक तल है, अगर वस्तु का प्रतिबिंब अगर उसी तरफ बनेगा तो वह वास्तविक तथा उल्टा होगा, और कलई की दिशा में यानी कि अगर इस तरफ बनेगा तो वह आभासी होगा। तो हम लोगों को वस्तु परावर्तक तल की तरफ प्राप्त हुआ है, इसीलिए वह क्या होगा, वास्तविक और उल्टा। ये याद कर लीजिए, अगर कोई भी वस्तु वास्तविक है, ठीक, तो उसका जो प्रतिबिंब होगा वो बनेगा उल्टा, और यदि कोई वस्तु का प्रतिबिंब आभासी है तो उसका जो प्रकृति होगा वो होगा सीधा। ठीक, तो अगर आप लोग ये याद कर लेते हैं तो आप लोगों को एक हद तक बहुत ही सहायता होगी किसी भी वस्तु के प्रतिबिंब को पहचानने में। ठीक, तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं कि जब वस्तु को अवतल दर्पण के सामने अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखा गया हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे प्राप्त होता है। तो सबसे पहले हम लोग एक अवतल दर्पण बना लेंगे, फिर उसके बाद मुख्य अक्ष रेखा खींच लेंगे और सी, एफ और पी दर्शा लेंगे। फिर उसके बाद अनंत और वक्रता केंद्र को दर्शाने के बाद हम वस्तु को उसके बीच में यहाँ से यहाँ तक कहीं भी रख सकते हैं। फिर उसके बाद एक समांतर किरण ले जाएंगे जो कि अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात सदैव फोकस से होकर जाती है, और एक किरण को हम लोग समांतर ले जाके फोकस से होकर जाएंगे और दूसरे किरण को वक्रता केंद्र, तो एक किरण को हम लोग फोकस से होकर लाएंगे और दूसरे किरण को वक्रता केंद्र से होकर ले जाएंगे जो कि वक्रता केंद्र से पुनः होकर वापस आएंगे। ठीक, तो अब प्रतिबिंब बनेगा कैसे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि उसका प्रतिच्छेद बिंदु कहाँ है, जहाँ पे दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हों। तो वो दोनों रेखाएं एफ और सी के बीच में काटती हैं, इसीलिए हम लोग परिभाषा बनाएंगे। सबसे पहले देखेंगे हम लोग कि दर्पण कौन सा है, फिर उसके बाद देखेंगे कि कहाँ पे वस्तु को रखी गई है, फिर प्रतिबिंब कहाँ पे प्राप्त हो रहा है, बड़ा प्राप्त हो रहा है कि छोटा। तो परिभाषा बनेगा, जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सामने अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा बनता है। तो अब हम लोग देख लेते हैं प्रतिबिंब बनने के तरीके, जैसे कि स्थिति हम लोग कैसे पता करेंगे कि किसी वस्तु का कहाँ है। तो सबसे पहले हम लोग एक दर्पण ले लेते हैं, एफ और सी दर्शा लेते हैं। ठीक, फिर उसके बाद दर्पण में हम लोग कुछ इस प्रकार से कर देंगे ताकि ये दर्पण हो जाए। हो गया। अब इसके बाद हम लोग वस्तु को कहीं भी रख लेते हैं, मान लीजिए यहीं पे हम लोग अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रख दिए, ये फोकस से ऊपर चली जाएगी, प्रतिबिंब यहाँ पे प्राप्त होगा। तो स्थिति हम लोग क्या लिखेंगे कि जहाँ पे दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं वहीं पे वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो ये हो जाएगा स्थिति और प्रकृति। तो प्रकृति देखने के लिए हम लोग देखेंगे कि वस्तु का प्रतिबिंब किस तरफ प्राप्त हो रहा है। अगर दर्पण है, अगर वस्तु की ही ओर प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है तो वह होगा वास्तविक। अगर वस्तु की ही ओर प्राप्त होगा तो वो वास्तविक होगा, और अगर कलई की तरफ प्राप्त होगा, जैसे कि यहाँ पे कलई कर दी गई है, उस तरफ प्राप्त होगा तो वो होगा आभासी। ठीक, तो अब हम लोग बात करते हैं आकार के बारे में। तो आकार कैसे प्राप्त होगा, तो देख लेते हैं। पहले वस्तु कितनी बड़ी है, हम लोगों ने देख लिया कि ये इतनी बड़ी है, और प्रतिबिंब को अब हम लोग देखते हैं। तो हम लोग स्पष्ट देख सकते हैं कि ये जो ए बी है वो ए डैश
और बी डैश से बहुत बड़ी है। इसीलिए हम लोग क्या लिखेंगे कि वस्तु से प्रतिबिंब छोटा प्राप्त हो रहा है, वही यहाँ पे हम लोग पूरा बोल देंगे। जैसे कि जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सामने अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है, तो वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा बनता है। तो वस्तु की ही ओर है तो वास्तविक होगा, और वास्तविक होगा तो हमेशा उल्टा होगा, तो वस्तु से छोटा बन रहा है। तो अब हम देखने जा रहे हैं कि जब वस्तु को अवतल दर्पण के सामने ठीक उसके वक्रता केंद्र पर ही रख दिया जाए तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा प्राप्त होगा। तो सबसे पहले हम लोग वक्रता केंद्र दर्शा लेंगे, एफ दर्शा लेंगे और पी दर्शा लेंगे, ठीक। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वक्रता केंद्र पर ही वस्तु को लिख देंगे, फिर रख देंगे, ठीक। फिर उसके बाद एक समांतर किरण ले जाएंगे जो कि एफ से ऊपर जाए, और एक दूसरा किरण ले लेंगे जो कि एफ से ऊपर जाएगा, तो फिर मुख्य अक्षरेखा के समांतर हो जाएगा। देख सकते हैं एफ से ऊपर जा रहा है तो मुख्य अक्षरेखा के समांतर हो जा रहा है, ठीक। और एक किरण है जो कि समांतर है और फोकस से होकर गुजर रहा है, तो उसका परिभाषा बन जाएगा, जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सामने ठीक उसके वक्रता केंद्र पर ही रखी जाए तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर वास्तविक उल्टा तथा वस्तु के बराबर प्राप्त होगा। तो हम लोग देख सकते हैं ये जो दूरी है वो इस दूरी के लगभग बराबर है, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है बराबर प्राप्त होगा, ठीक। तो यही एकमात्र स्थिति होती है अवतल दर्पण में जबकि वस्तु का प्रतिबिंब जो है उसके बराबर प्राप्त होता है। चलते हैं तीसरे। तो जब हम वस्तु को अवतल दर्पण के सामने ठीक उसके वक्रता और फोकस के बीच रखें तो उसका प्रतिबिंब कैसे प्राप्त होगा, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले एक अवतल दर्पण का निर्माण करेंगे, फिर मुख्य फोकस रेखा की मुख्य अक्ष रेखा खींचेंगे जो कि सी एफ और पी को मिलाती हो। फिर उसके बाद वस्तु को सी और एफ, देख सकते हैं सी और एफ के बीच में वस्तु को हम लोग रख देंगे। तो वहां से वस्तु का जो हम लोग ले गए हैं किरण वो है समांतर ले जाके फोकस से होकर आती है, देख सकते हैं ये किरण है ये वाली, और एक है फोकस से होकर समांतर हो जाती है जो कि ये वाली किरण है। तो वो दोनों प्रतिच्छेद करती हैं अनंत और वक्रता केंद्र पर जहाँ पर उसका प्रतिबिंब प्राप्त होता है। देख सकते हैं इस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, यहाँ से हम लोग एक लंब खींच देंगे और वही हो जाएगा प्रतिबिंब। तो इसका परिभाषा बनेगा, जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखें तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा बनता है। देख सकते हैं कि ये जो है इससे छोटा है, इसीलिए ये जो बड़ा होगा, इसीलिए जो प्रतिबिंब है वो वस्तु के आकार से बड़ा होगा। बढ़िया चीज। तो अब हम देखने जा रहे हैं कि जब वस्तु को अवतल दर्पण के सामने उसके फोकस पर ही रख दिया जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर प्राप्त होगा। तो समझ लेते हैं, सबसे पहले वही हम लोग काम करेंगे, एफ सी पी दर्शाएंगे और फिर वस्तु को एफ पर रख लेंगे। देख सकते हैं एफ पर वस्तु रखी गई है और वहां से ले जाएंगे समांतर किरण जो कि ठीक। तो फिर वहां से वक्रता केंद्र से लेकर जाएंगे जो कि वक्रता केंद्र से ही होकर आ जाएगी, तो उसका प्रतिबिंब देख सकते हैं कि चलता ही जाएगा जो कि अनंत तक जाएगा, इसीलिए हम लोग मान लेते हैं कि उसका प्रतिबिंब जो है अनंत पे बनेगा। तो परिभाषा हम लोग बनाते हैं, जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सामने ठीक उसके फोकस पर रखी जाए तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर ही वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा बनेगा। तो देख सकते हैं अगर ये ऐसी ही चलती जाएगी तो उसका प्रतिबिंब जो है बहुत बड़ा प्राप्त होगा। तो ये जो बड़ा है उसके जगह हम लोग लिख सकते हैं बहुत बड़ा बनेगा, ठीक। तो आप बड़ा भी लिख सकते हैं, बहुत बड़ा भी लिख सकते हैं। तो अब चलते हैं पांचवें स्थिति पे। तो अब हम लोग देखने जा रहे हैं छठवीं और आखिरी स्थिति, जब वस्तु को अवतल दर्पण के सामने फोकस और स्रोत के बीच रखा जाए। तो सबसे पहले अवतल दर्पण बना लेंगे, सी एफ पी को मिलाते हुए एक मुख्य अक्षरेखा बना लेंगे और फिर उसके बाद एफ और पी के बीच में वस्तु को रख देंगे और फिर किरणें ले जाना शुरू करेंगे। तो किरणें जो है देख सकते हैं कि वो इस तरफ चलती ही चली जाएंगी लेकिन मिलेंगी नहीं, इसीलिए आभासी रूप से माना जाता है कि यह दर्पण के पीछे मिलती हुई प्रतीत होती है, इसीलिए उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। तो इसका परिभाषा बनेगा,
जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सामने उसके फोकस और ध्रुव के बीच रखी गई हो तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के उस पार आभासी सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वास्तविक अगर कोई प्रतिबिंब बन रहा है तो वो सदैव उल्टा होगा और आभासी बन रहा है तो वह सीधा होगा और वस्तु से बड़ा बन रहा है। देख सकते हैं यहाँ पे वस्तु इतनी बड़ी है लेकिन प्रतिबिंब इतना बड़ा हो गया, यानी कि वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बन रहा है। तो इसी के साथ जो है हम लोगों का अवतल दर्पण के द्वारा प्रकाश का परावर्तन तथा प्रतिबिंब का बनना पूरा पूर्ण हो चुका है। अब हम लोग चलते हैं उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना भी होगा। तो हम लोग पहले देख लेते हैं उत्तल दर्पण क्या होता है। तो उत्तल दर्पण जो है उसको हम लोग उभरे हुए भाग में परावर्तक पृष्ठ होता है और जो धंसा हुआ भाग होता है उसमें कलई कर देते हैं हम लोग और एक मुख्य अक्ष रेखा खींच देते हैं F C और उसी इस तरफ भी F और C दर्शा लेंगे क्योंकि इसमें प्रतिबिंब सदैव आभासी बनेगा तो दोनों तरफ हम लोग F C दर्शा लेंगे और इसी के साथ जो है उत्तल दर्पण हम लोगों का तैयार है। तो अब उसके बाद हम लोग देख लेते हैं उसमें किरणें किस प्रकार से लेंगी। तो सबसे पहला जो है कलई करना मत भूलिएगा, नहीं तो आपका गलत मान लिया जाएगा। तो अब हम लोग किरण को समांतर लेकर जाएंगे। देख सकते हैं किरण समांतर है मुख्य अक्ष। ये जो रेखा CFP से होकर जाती है इसे मुख्य अक्ष रेखा कहते हैं। ये जो है समांतर है, ठीक। फिर CFP के समांतर ये रेखा है और फिर उसके बाद हम लोग इधर की फोकस और वक्रता केंद्र दर्शा लेंगे और फिर एक आभासी रेखा खींचेंगे जो कि इन दोनों को मिलाए, ठीक। तो आभासी हम लोग पहले रेखा खींच लेते हैं, ठीक। खींच लिया हम लोगों ने। अब इसी रेखा को हम लोग आगे ले जाएंगे, ठीक। तो इसी रेखा को हम लोग आगे ले गए तो कुछ इस प्रकार से होता है परावर्तन। और अगर हम लोग अब उसी रेखा को कुछ इस प्रकार लेकर जाएं उत्तल दर्पण का ना तो अब हम लोग क्या करेंगे कि जो हम लोगों का है प्रकाश का किरण उसको हम लोग ले जाएंगे F से जो कि परावर्तन के पश्चात समांतर प्रतीत होगी, ठीक। समांतर प्रतीत होगी क्योंकि कलई की तरफ है और इन्हीं दो के आधार पे हम लोग अब प्रतिबिंब को बना सकते हैं जो कि इसमें मात्र दो ही स्थिति होती है, ठीक। और एक तीसरा स्थिति जो होता है वो होता है वक्रता केंद्र वाला, जो कि वक्रता केंद्र से ऊपर जाती है तो वक्रता केंद्र से ही आ जाती है वह स्थिति है। तो चलिए अब प्रतिबिंब को बनाते हैं। तो अब हम लोग देख लेते हैं उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना में जो पहला स्थिति है वो है अनंत पर रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब। तो सबसे पहले हम लोग किसी वस्तु को अनंत पे रख लेते हैं, फिर उससे समांतर किरणें ले जाते हैं, ठीक। फिर वो किरणें फोकस पे मिलती हुई प्रतीत होती हैं और ये जो डॉटेड लाइन है उसी को हम लोग आगे बढ़ा देंगे तो वह किरण उस तरफ जाएंगी, ठीक। तो इसका जो परिभाषा है वह बन जाएगा, यदि हम किसी वस्तु को उत्तल दर्पण के सामने अनंत पर रखें तो उसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर दर्पण के उस पार आभासी सीधा तथा वस्तु से बहुत छोटा या फिर बिंदु आकार का प्राप्त होता है। तो ये हो गया अनंत पर रखी वस्तु का। अब हम लोग देख लेते हैं कि अनंत और जो ये P है ध्रुव, इसके बीच कहीं पे भी वस्तु रखी जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा। तो
इस बार हम लोग वस्तु को रखेंगे। मान लीजिए कि हम लोग वस्तु को फोकस पे ही रख देते हैं, क्योंकि हम लोग वस्तु को इस बार कहीं पे भी रख सकते हैं। ठीक, तो ये जो है फोकस पे मिलती हुई प्रतीत होती है, ये मिल गई और इसको हम लोग आगे बढ़ा देंगे और दर्शा देंगे कि ये इस तरफ गई है। ठीक, फिर उसके बाद जो है अब हम लोग खींचेंगे। तो अब हम लोग चलते हैं आखिरी स्थिति पे, उत्तल दर्पण के, जिसपे हम लोग वस्तु को फोकस पे रखेंगे। हम लोग कहीं पे भी रख सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने फोकस पर ही से रखा है। तो फोकस पे मिलती हुई प्रतीत हो रही है रेखा, और देख सकते हैं कि जो प्रतिबिंब है वो भी आभासी बन रहा है। तो इसका हम लोग परिभाषा इस प्रकार बनाएंगे। सबसे पहले देख लीजिए, हम लोग को जो जानकारी देनी होती है, दर्पण, ठीक, फिर प्रकृति, स्थिति, इन दोनों को हम लोग आपस में बदल भी सकते हैं। तो आइए एक एक को समझाने का प्रयास करते हैं। दर्पण, यदि हम किसी वस्तु को अनंत और ध्रुव के बीच उत्तल दर्पण के सामने रखते हैं, ठीक, तो दर्पण हो गया स्थिति, तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के उस पार फोकस और ध्रुव, ठीक, फोकस और ध्रुव के बीच प्रकृति देख लेते हैं। फोकस और ध्रुव के बीच आभासी तथा सीधा बनता है। ठीक, ये आभासी है, देख सकते हैं। आभासी होगा तो सीधा सदैव बनेगा। तो आकार देख लेते हैं, आकार देख सकते हैं, सीधे हम लोग देख सकते हैं कि छोटा बन रहा है। तो उत्तल दर्पण का एक ये भी खासियत है कि हम लोग दोनों स्थिति में देख सकते हैं कि वस्तु सदैव बड़ी है और प्रतिबिंब सदैव छोटा है। तो इसीलिए इसका उपयोग जो है हम लोग मोटर वाहनों में करते हैं, ताकि जो पीछे आने वाले ट्रक है उसका प्रतिबिंब हम लोग एक अच्छे तरीके से देख सकें। तो इसी के साथ जो परावर्तन है प्रकाश का वो समाप्त होता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं कि दर्पण को हम लोग कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक रेखा इस तरह से खींच लेंगे, ठीक, फिर एक बिंदु ले लेंगे, उसको नाम दे देंगे सी, ठीक। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि हम लोगों को जितना मतलब कि फोकस दूरी का चाहिए उसका दोगुना कर देंगे। जैसे कि अज्यूम कर लीजिए हमें 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई अवतल दर्पण बनाना है, ठीक। अवतल दर्पण कितने का बनाना है? 5 सेमी। तो सीधे जो सी हो जाएगा वो हो जाएगा 10 सेमी। सीधे दोगुना हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 10 सेमी का प्रकार में लेके कुछ इस प्रकार से खींच लेंगे, ठीक, जो कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? 10 सेमी है, ठीक। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, हम लोग चाहे तो 5 सेमी लेके भी खींच सकते हैं, ठीक, 5 सेमी लेके भी खींच सकते हैं। नहीं तो हम लोग चाहे तो इसका अर्थक भी कर सकते हैं, जो कि कुछ इस प्रकार से होगा, ठीक। तो उस तरह से हम लोग एक अवतल दर्पण को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक। तो आप चाहे तो प्रैक्टिस कर सकते हैं इसका। और अब उत्तल दर्पण को बनाना देख लेते हैं हम लोग। तो उत्तल दर्पण को बनाने के लिए सेम प्रक्रिया हम लोग करेंगे, लेकिन इस तरफ से प्राप्त करेंगे। सी इस तरफ हो जाएगा हम लोगों का, ठीक। सी अब 2 सेमी का बनाना है फोकस दूरी का, तो हम लोग क्या करेंगे, 4 सेमी लेंगे। 4 सेमी लेने के बाद कुछ इस तरह से कर देंगे और फिर 4 सेमी, ये पूरा कितना है? 4 सेमी है, ठीक। तो जो फोकस होगा वो कितने पे होगा हम लोगों का? 2 सेमी पे, क्योंकि उसका आधा होगा, ठीक। तो फोकस हम लोगों का हो जाएगा 2, और जो फलई है वो हम कुछ इस प्रकार से कर देंगे। तो आप लोग अगर दर्पण बना रहे हैं तो आप लोगों को ये जो सेमी है वो लिखने का जरूरत नहीं है, लेकिन एक मेजरमेंट होता है कि अगर आप लोग 6 सेमी अगर वक्रता त्रिज्या ले रहे हैं, ठीक, जो सी अगर 6 सेमी ले रहे हैं, तो आपका जो प्रतिबिंब और दर्पण है उसका जो आकार रहता है वो सदैव सही रहता है। तो इसी के साथ जो दर्पण का निर्माण है वो समाप्त हो चुका। और प्रकाश का परावर्तन अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो आप लोग उसे देख सकते हैं।